नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं इतिहास का अगला सेक्शन। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद काल और 16 महाजनपदों के बारे में हमने चर्चा की थी। जिन लोगों ने महाजनपद काल वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक को, जो कि है हमारा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। यानी जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था मगध। और मगध में किन किन वंशों ने शासन किया और कब कब किया, उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई, जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मगध महाजनपद का जो पहला वंश था, यानी जिसने मगध की स्थापना की थी, वो कौन था? तो वो बृहद्रथ वंश था। और बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बृहद्रथ था। यानी मगध का संस्थापक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। मगध का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ के जो पिता थे उनका नाम था वसु, और इन्हीं बृहद्रथ का एक पुत्र था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महाभारत में ये जरासंध के बारे में चर्चा होती है। भीम ने इसकी हत्या की थी, भीम ने ही इसे मारा था। तो जो जरासंध था उसका जो पिता था वो था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ ने ही मगध की स्थापना की थी। और अगर देखें कि मगध के उत्कर्ष के बारे में जो महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी थे वो क्या थे? 3 कारण को देखा जाता है। ऐतिहासिक दृश्य कौन से थे? भौगोलिक स्थिति, यानी मगध साम्राज्य की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी हद तक मगध को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत अगर हम देखें तो भौगोलिक स्थिति में जो मगध था वो विभिन्न नदियों के जाल के लगभग आसपास उपलब्ध था या विकसित हुआ था या बसा हुआ था, जिनमें 3 प्रमुख नदियों का उल्लेख होता है, नर्मदा, सोन और गंगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण नदियां थी जो इनके जाल में ये स्थित था। और साथ ही मगध क्षेत्र में ही छोटा नागपुर का पठार था जहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति हुई थी। और इन्हीं लौह अयस्क का उपयोग करके जो कृषि से संबंधित औजार का निर्माण किया गया, और जिससे कृषि उन्नतशील अवस्था में आई। और कृषि के उन्नतशील अवस्था में आने का जो प्रमुख प्रभाव दिखाई दिया कि जो कृषि से उपज प्राप्त होती थी वो अधिशेष में प्राप्त होने लगी। अधिशेष का मतलब ये होता है कि जितनी हमें कृषि उपज की आवश्यकता उससे ज़्यादा प्राप्त हो। अगर ज़्यादा प्राप्त होगी तो उसे बेच करके धन अर्जित किया जाएगा। तो ये जो कृषि अधिशेष प्राप्त हो रहा था वो मगध को शक्तिशाली बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और साथ ही जो वहाँ से छोटा नागपुर के पठार के पास जो लौह अयस्क की प्राप्ति हुई, उससे जो नए नए औजार प्राप्त थे वो भी मगध को जो है शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तथा यहाँ पे जंगली क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र से महत्वपूर्ण लकड़ियाँ प्राप्त हुई, जिससे जो कारपेंटर उद्योग था, यानी बढ़ईगिरी से संबंधित जो भी उद्योग था वो भी आगे बढ़ा। बढ़ईगिरी के अंतर्गत मुख्य रूप से रथ का बनाया जाना, घर भी लकड़ी के ही बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण थी जो मगध के उत्कर्ष में शामिल हुई। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा है इसका राजनीतिक कारण। राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक कारण के अंतर्गत अगर हम देखें तो मगध को लगातार जो है शक्तिशाली वंश या शक्तिशाली शासक जो है मिलते गए, जो मगध के को और आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई। अगला है तीसरा, आर्थिक स्थिति। जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की कि मगध में जो है जंगल पाया जाता था, जो यहाँ से लकड़ियाँ प्राप्त होती थी तथा
जो है हाथी प्राप्त होते थे, जो आगे चल करके जो सेना में शामिल हुआ, रथ बनाए गए, उच्च कोटि की सेना का गठन किया गया, और जो कृषि से अधिशेष प्राप्त हुआ उसका उपयोग जो है व्यापार में किया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये जो प्रमुख आर्थिक कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मगध के उत्कर्ष में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब हम देखते हैं कि मगध के वंश जो थे उनका क्रम क्या था। तो मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत सबसे पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 545 बीसी से 412 बीसी माना जाता है। जो दूसरा क्रमानुसार वंश हुआ वो कौन सा हुआ? शिशुनाग वंश हुआ। शिशुनाग वंश कब से कब तक माना गया है? तो 412 बीसी से 344 बीसी। और जो तीसरा वंश था वो नंद वंश था, 344 बीसी से 322 बीसी। तो हम क्रमानुसार जो है एक एक करके चर्चा करते हैं जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हर्यक वंश हम पहले पॉइंट लेकर चलते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो है हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए वह अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे, यानी अपने पिता की मृत्यु करके ही वो शासक बने थे। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसे एग्जाम में पूछा गया है। अगर हर्यक वंश का जो पहला शासक हुआ या इसे कह सकते हैं कि संस्थापक था, वो कौन था? बिंबिसार था। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार। एक था बिंदुसार। तो बिंदुसार हम देखेंगे मौर्य वंश में, लेकिन ये हर्यक वंश में कौन है? तो ये है बिंबिसार है। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। उसका अन्य नाम कौन सा था? श्रेणिक। श्रेणिक का मतलब होता है स्थायी सेना रखने वाला, यानी स्थायी सेना सबसे पहले किसने रखना प्रारंभ किया था? तो वो बिंबिसार ने। इसीलिए इसे श्रेणिक भी कहा जाता था। इसने जो है मगध की राजधानी सबसे पहले क्या बनाई थी? गिरिब्रज। और इसने मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे पहले वैवाहिक संबंधों पर जोर देना शुरू किया था। वैवाहिक संबंध के अंतर्गत इसने 3 शादियां की थी। जो एक कौशल के राजा प्रसेनजित थे, उनकी बहन कौशला देवी से शादी की थी, तथा एक लिच्छवि के राजा चेटक थे, उनकी पुत्री चेलन्ना देवी से शादी की थी। और गांधार के शासक जो थे उनकी राजकुमारी जो है क्षेमा से शादी किया था। तो शादी करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने वाला बिंबिसार पहला शासक हुआ था। जब इसने कौशल के राजा की बहन कौशला देवी से विवाह किया था, तो इसको काशी वाला क्षेत्र से दहेज के रूप में प्राप्त हो गया था। इसने जो है राजगिरी नगर की स्थापना भी की थी, और साथ में ही इसके यहाँ पे एक वैद्य थे जिसका नाम था जीवक। तो उसने क्या किया था कि अवंती के राजा का नाम था चंड प्रद्योत, वो पांडु रोग से पीड़ित थे। उनके उपचार के लिए इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, और साथ ही अंग पर इसने आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के पश्चात अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक घोषित कर दिया था। अगर हम दूसरे शासक के लिए देखें तो यानी बिंबिसार के बाद में अगला जो शासक हुआ वो कौन हुआ? अजातशत्रु था। अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। कुड़िक, इसका अन्य नाम क्या था? वो था कुड़िक नाम था इसका। इसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों की माने बात, तो उसमें लिखा गया कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद खाने में कैद कर लिया था, और जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जैन ग्रंथ में जो है अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा नहीं मानते हैं। खैर, आगे हम देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है उसको हम देखेंगे। इसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, और 16 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में इसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध करने में इसने 2 नए जो है हथियारों का प्रयोग किया था, जिसका नाम था रथमूसल और महाशिला कंटक। ये
एक मूवी आई थी साउथ की, क्या नाम था उसका, चलो अभी देखते हैं, बता देते हैं। जो है बाहुबली में रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग दिखाया गया है। कुछ वैसा ही हथियार इसने लिच्छवियों के विजय के लिए जो है प्राप्त किया था। लिच्छवियों के विजय के लिए ये आरोप लगता है गौतम बुद्ध के ऊपर कि गौतम बुद्ध ने जो है अजात शत्रु की एक सहायता की थी, कि अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि लिच्छवियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, तो गौतम बुद्ध ने ही अजातशत्रु को राय दिया था कि लिच्छवियों के अंदर जो है फूट डालो और तभी आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वत्स्यकार के द्वारा ही लिच्छवियों के अंदर फूट डालता है और फूट डालने के बाद में ही इसे विजय की प्राप्ति होती है। साथ में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है बिंबिसार की और उसकी माता कौशला देवी की मृत्यु हो जाती है, तो जो कौशल के राजा थे प्रसेनजित, उन्होंने जो है जो काशी उन्होंने दहेज में दिया था उसे वापस मांगा। फिर बदले में क्या किया, अजातशत्रु ने उनके साथ युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात में दोनों के बीच में एक संधि हुई। उस संधि के तहत में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का जो है विवाह किससे कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया था और काशी उसके पास में ही बनी रही। एक महत्वपूर्ण घटना अजातशत्रु के बारे में और देखने को मिलती है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ, मृत्यु जब हुई थी तो उस समय मगध का जो शासक था वो कौन था, तो वो था अजातशत्रु था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय में ही प्रथम 483 BC में प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन किया गया था तो मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु के बाद में जो अगला शासक हुआ महत्वपूर्ण हर्यक वंश का, वो था उदयन के बारे में एक ही पॉइंट जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। जहाँ पे देखें बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो उसने राजधानी गिरिब्रज को बनाया था और उदयन ने क्या किया कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी निम्न में से किस शासक ने बनाया था, तो वो था उदयन ने। उदयन के बाद भी जो है हर्यक वंश के अन्य शासक हुए जो अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। वो कौन थे, अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था। तो सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था, नागदशक हुआ। नागदशक के कार्यकाल तक आते आते मगध में अराजकता फैल गई थी, जिससे वहाँ की जनता ने परेशान होकर हर्यक वंश के अमात्य जिसका नाम था शिशुनाग को ही अगला शासक घोषित कर देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो शिशुनाग ने की थी। यानी शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग स्वयं था, जिसके स्वयं नाम से ही पता लगा सकते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताया जाता है कि इसने जो अभी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में एक महाजनपद स्थित था जिसका नाम था अवंती। उसकी 2 राजधानियां थी, एक थी उज्जैनी और एक थी महिष्मती। उस पर इसने विजय प्राप्त की थी। अवंती पर इसने विजय प्राप्त की थी किसने, शिशुनाग वंश ने। लेकिन अवंती पर विजय प्राप्त करने से पहले ही अवंती के शासक ने वत्स पर विजय हासिल कर लिया था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शिशुनाग ने अवंती पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ ही वत्स पर भी इसने अधिकार हासिल कर लिया था। और अगर इसके कार्यकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना देखी जाए तो क्या है, पाटलिपुत्र के स्थान पर इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि गिरिब्रज को किसने राजधानी बनाया, तो बिंबिसार ने बनाया। पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया, तो उदयन ने बनाया। और वैशाली को किसने राजधानी बनाया, तो वो था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में उसका उत्तराधिकारी जो हुआ था वो था कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में काकवड़ कहा गया है। यानी काकवड़ किसका नाम था, तो वो जो था वो कालाशोक का नाम था। इसने जो है वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया था। अगर पूछा जाए कि वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, तो जो होगा हमारा आंसर
काला शोक होगा। और इसके कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। 383 BC में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसको हम बौद्ध काल में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे, बौद्ध काल वहाँ से आप देख सकते हैं। तो काला शोक के बाद में मगध में अगला जो वंश हुआ वो कौन था? वो नंद वंश हुआ। नंद वंश का जो टाइम पीरियड हो 344 से 322 BC माना जाता है। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? महापद्म नंद को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। यूनानी लेखकों ने इसे उग्रसेन कहकर संबोधित किया है। यानी यूनानी लेखकों ने उग्रसेन किसके बारे में संबोधित किया है? तो वो महापद्म नंद के बारे में जो है संबोधित किया। अगर दूसरी बात देखी जाए तो ये पुराणों में इसे द्वितीय परशुराम और सर्वछत्रांतक भी कहा गया। पुराणों में महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम या सर्वछत्रांतक कहा गया है। और इसके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि कलिंग पर इसने आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी और वहाँ की प्रसिद्ध जैन प्रतिमा को इसने उठवा कर लाया था मगध में। और साथ ही विजय प्राप्त करने के बाद में सिंचाई के लिए इसने त्रिशूलिय नामक नहर का भी निर्माण करवाया था। इन बातों का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे मौर्य काल में सम्राट अशोक भी कलिंग पर आक्रमण करेगा, लेकिन सम्राट अशोक के पहले भी महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त करने के बाद में त्रिशूलिय नामक नहर खुदवाई थी सिंचाई के लिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इतिहास में नहर के निर्माण का जो पहला साक्ष्य प्राप्त होता है वो त्रिशूलिय नामक नहर का निर्माण हुआ है। और किसके द्वारा करवाया गया? तो वो महापद्म नंद के द्वारा करवाया गया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। तो महापद्म नंद के बाद में जो अगला शासक हुआ नंद वंश का वो कौन था? धननंद था। और धननंद या कहीं कहीं पे घनानंद भी मिलता है, जो भी हो धननंद, धनानंद, घनानंद जो भी हो वो एक ही है, इनको याद रखना है। अच्छा, यूनानी लेखक ने जहाँ पर पद्म नंद को उग्रसेन कहा है वहीं पर धननंद को अग्रमीज कहकर संबोधित किया। किसने? यूनानी लेखकों ने जो है धननंद को अग्रमीज कहकर संबोधित किया है। यह बहुत ही अत्याचारी शासक था क्योंकि इसने पत्थरों और पेड़ों के उपयोग तक पर भी कर जो है जनता के ऊपर लगाया था। तो मात्र इसी बात से समझा जा सकता है कि जो शासक पेड़ों पर और पत्थरों के उपयोग पर भी कर लगाए तो कितना अत्याचारी रहा होगा। और इसी को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मगध के उत्कर्ष से संबंधित जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। और अगला हम लेकर हाजिर होंगे मौर्य वंश, जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा। तो अगर आपको ये क्लास उपयोगितापूर्ण लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए तथा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।